हेलो भाई, रामविलास सर में आज हम लोग संविधान के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान की उद्देशिका। भारतीय संविधान की क्या पढ़ेंगे दोस्तों? उद्देशिका के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उद्देशिका को ही प्रस्तावना कहा जाता है, ठीक है। प्रियम्बल इसको इंग्लिश में कहते हैं। इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि प्रियम्बल से जुड़े हुए क्या क्या सवाल पूछा जाता है। विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे जुड़े हुए क्या क्या विवाद हैं, कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था किया गया है, सब इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों कि हमारे भारतीय संविधान के बारे में क्या क्या फैक्ट बन सकता है, ठीक है। हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में आपको पता होगा कि इससे पहले मैंने ये 2 से 3 लगभग 4 लेक्चर अपलोड कर दिया है वीडियो, जिसमें कि भाग के बारे में बता दिए, संविधान के भाग, अनुसूचियां, विदेशी स्रोत, है ना। इसके अलावा संविधान सभा, ये सब के बारे में बताए हैं। इसके पिछले वाले लेक्चर में मैंने बताया था संविधान सभा। अगर आप लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर को नहीं देखा है तो आप जाकर हमारे यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगी आपको संविधान का एक प्लेलिस्ट बना हुआ, ठीक है, जिसमें अभी 4 वीडियो अपलोड किया गया है। संविधान के भाग में आपको बताया गया है कि संविधान के बैठक के बारे में, प्रथम बैठक कभी, दूसरी बैठक कभी, अध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष कौन थे, है ना। तो उसमें बताया गया था दोस्तों कि जब आपका संविधान के प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, फिर 11 दिसंबर 1946 को, एक बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी दोस्तों? 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी, इसमें हमारे जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, है ना, जवाहरलाल नेहरू जो कि संघीय समिति के अध्यक्ष भी रहे थे, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या किया गया था, कुछ उद्देश्य रखा गया था, उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। उस उद्देश्य प्रस्ताव में जो जो संकल्पनाएं थी, उसी उद्देश्य प्रस्ताव को किसमें शामिल कर दिया गया? उद्देशिका या प्रस्तावना में क्या कर दिया गया? शामिल कर दिया गया था, ठीक है। ये प्रस्तावना में एकमात्र बार संशोधन किया गया है, ठीक है। प्रस्तावना में एकमात्र बार क्या किया गया? संशोधन किया गया है, ठीक है। अब वो संशोधन कौन से थे? 42वें संविधान संशोधन 1976, ठीक है। इसी को आप क्या कहा जाता है? इस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है ना। इंदिरा गांधी जी के समय में ये संशोधन किया गया था। एकमात्र बार संविधान ये प्रस्तावना में संशोधन किया गया और वही संशोधित उद्देशिका निम्न प्रकार दिया गया है। कौन कौन से शब्द जोड़े गए हैं, है ना, ये सब की चर्चा हम आगे करेंगे। 3 शब्द जोड़ा गया है, सामाजिक, ये धर्मनिरपेक्ष, है ना, अखंडता और आपका समाजवादी, ये सब 3 शब्द जोड़े गए थे, ठीक है। तो इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे और हम, ठीक है। आइए भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है ना। तो प्रस्तावना को क्या कैसे पढ़ते हैं हम लोग? बचपन में जब विद्यालय में प्रे होता था, प्रे के बाद प्रस्तावना को बोला जाता था, है ना। तो प्रस्तावना क्या कहता है कि हम भारत के लोग से शुरू होती है। प्रस्तावना जो शब्द होती है कहाँ से शुरू होती है दोस्तों? हम भारत के लोग से शुरू होती है, ठीक है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारा जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना की शुरुआत किस शब्द से होती है? हम भारत के लोग से, ठीक है। हम भारत के लोग भारत को कैसा बनाते हैं? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। और ये जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बना रहा है, कौन से लोग बना रहा है? तो भारत के लोग, है ना। यानी यहीं पर संप्रभुता की बात की जाती है, ठीक है। अर्थात एक तरह से देखा जाए तो संविधान किसी भी देश की, संविधान के जो प्रस्तावना होता है दोस्तों, किसी भी देश की क्या कहलाता है? ये प्रतिबिंब के रूप में देखा जा सकता है कि उस देश की शासन व्यवस्था कैसी होती है, ठीक है, प्रस्तावना को, ठीक है। प्रस्तावना को आपका क्या कहते हैं? कई संविधान विशेषज्ञ ने कहा है कि ये संविधान का क्या है? परिचय पत्र है। यानी कि संविधान को अगर जानना है तो इसकी प्रस्तावना को पढ़ लीजिए। आप अधिकांश संविधान के पाठ को आप क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं संविधान का प्रारूप कैसा होगा, ठीक है। तो हमारा देश कैसा है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है और सारी शक्तियां जो संविधान को मिलती है वो किससे मिलती है? भारत के लोगों से मिलती है। और हमारा देश समाजवादी है, ठीक है। समाजवादी कहने का मतलब हुआ सभी वर्गों को ध्यान में रखने वाला, पूंजीवादी नहीं है, ठीक है। पंथ निरपेक्ष है। पंथ निरपेक्ष का मतलब हुआ दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को स्वेच्छापूर्वक मान सकता है, किसी भी व्यक्ति को फोर्सेबल करके किसी भी धर्म सौंपा नहीं जा सकता है, ठीक है। लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए लोकतंत्र है ना, यहाँ पर चुनाव होती है। गणराज्य कहने का मतलब हुआ कि कोई भी पद ऐसा नहीं है जो वंशानुगत होता है, हर पद पर क्या होगा? चुनाव होगा, ठीक है। ये बनाने के लिए, ठीक है, अर्थ भी मैं समझते जा रहा हूँ, बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को क्या होना चाहिए? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है, ठीक है। ये सब बनेगा कैसे? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्या होना चाहिए? न्याय होनी चाहिए। तो क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि हमारी जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? 3 प्रकार के न्याय की बात की गई। कौन कौन? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। अगर इसको हम गौर से समझने की कोशिश करें दोस्तों, सामाजिक न्याय करने का मतलब हुआ, अगर इसको सीरियल ही आप ध्यान में रखेंगे, सामाजिक पहले न्याय होनी चाहिए, फिर आर्थिक न्याय होनी चाहिए, फिर राजनीतिक न्याय होनी चाहिए। ये ऐसे क्रम में सजाया जाए दोस्तों कि सामाजिक न्याय कहने का मतलब हुआ कि वह कोई व्यक्ति जिसके जो अपने समाज में रह रहा है, अगर समाज में उसका क्या होना हो? अच्छी तरह से न्याय हो और अच्छी तरह से उसे सम्मान मिलना शुरू हो जाए। समाज में जैसे ही सम्मान मिलना शुरू हो जाता है, वैल्यू मिलना शुरू हो जाएगा, तो उसके पास खुद ब खुद ये मेहनत करेगा, मेहनत करके क्या प्राप्त करेगा? अर्थ प्राप्त करेगा, यानी कि रुपये पैसे से ये मजबूत होगी। और जो व्यक्ति समाज में कल्याण करने के बाद अर्थ की ओर जाता है, यानी कि रुपये पैसे आ जाता है, तो उसका स्वतः जो है राजनीतिक की ओर में क्या हो जाती है? मूव होने लगते हैं, ठीक है। ये क्रम याद रखना है, क्रम याद रखना है दोस्तों। क्वेश्चन पूछा है कितने प्रकार के न्याय? 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है। कोई भी व्यक्ति समाज में अगर उसको वैल्यू मिलना शुरू हो जाएगा, सम्मान मिलना शुरू करेगा, उसके पास रुपया पैसा आना शुरू हो जाएगा, और जिसके पास रुपया पैसा आएगा वो पॉलिटिक्स में मूव करेगा ही करेगा। तो 3 प्रकार के न्याय की बात करती है। हमारे संविधान में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। इस संविधान की प्रस्तावना में ध्यान रखेंगे, संविधान के
प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। कौन कौन सा है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। गरिमा कब आएगी? जब ये सब मिलेगा। 3 तरह के न्याय मिलना चाहिए, 5 तरह की स्वतंत्रता, अपने मन के विचारों को अच्छी ढंग से बोल सके, अभिव्यक्त कर सके, विश्वास के साथ ये धर्म की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए, उपासना का मतलब कोई भी धर्म की किसी भी तरीके से वो अपना ईश्वर के सामने अपने मन के बैठा को रख सकता हो, जिससे कि अन्य लोगों को परेशानियां ना हो। ठीक है। इसके अलावा 2 प्रकार की समता की बात की गई, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रतिष्ठा और अवसर की समता संभव हो तो इस प्रस्तावना को आप याद ही रख लेंगे। ठीक है। ये सब प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। ठीक है। ये जो अखंडता शब्द है जो दोस्तों, ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है। इसके अलावा समाजवादी और फिर पंथ निरपेक्ष शब्द भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया है। ये सब के लिए सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 है ना को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यहाँ से क्या फैक्ट बनता है दोस्तों कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किस तिथि को किया गया है? तो 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया है। अगर हम लोग हिंदी कैलेंडर के अनुसार देखें तो मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी है। ठीक है। ये आपके हिंदी कैलेंडर के अनुसार है। ठीक है। तो इसको कैसे याद रखना है दोस्तों, एक बार फिर मैं पढ़ के सुना देता हूँ। क्या है, कहाँ से शुरू होता है? हम भारत के लोग भारत को, है ना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, मित्रता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को क्या करते हैं? अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये कौन कर रहा है? हम सभी भारत के लोग की बात की गई है। ठीक है। यहाँ से क्या क्या फैक्ट क्वेश्चन बनेगा दोस्तों? एक हो जाएगा 26 नवंबर 1949 वाली बातें हो जाएगी, 3 तरह की स्वतंत्र न्याय हो जाएगा, 5 तरह की स्वतंत्रता हो जाएगी। हमारे जो ये किस शब्द से शुरू होता है? तो हम भारत के लोग से शुरू होता है। ठीक है। ये क्वेश्चन बनेगा। आप परीक्षा है तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानते हैं संविधान प्रस्तावना से संबंधित। भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना का विचार लिया गया है, ये कहां से लिया गया दोस्तों? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। फिर से मैं याद दिला दूं आप लोगों को कि कौन से प्रावधान कहां से लिया गया, अर्थात विदेशी स्रोत। इसके बारे में अगर विशेष जानकारी लेना हो तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको मिल जाएगा भारतीय संविधान की विदेशी स्रोत। ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं संविधान की विदेशी स्रोत बाय रामविलास सर, आपको आ जाएगा ये वीडियो। ठीक है। तो संविधान का विचार, संविधान में प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना की जो लैंग्वेज है, भाषा है, ये भाषा कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। कहेगा प्रस्तावना का विचार कहां से? अमेरिका से। कहेगा प्रस्तावना की भाषा कहां से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। कुछ प्रमुख बातें में देखते हैं और ये सब जितना लिखा सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा गया है। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की क्या कहा जाता है दोस्तों? कुंजी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछे संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को या उद्देशिका को कहा जाता है। एक संविधान विशेषज्ञ हुए एन ए पालकीवाला। कौन है दोस्तों? एन.ए. पालकीवाला। एन.ए. पालकीवाला प्रस्तावना को क्या कहा? संविधान का परिचय पत्र कहा है। क्वेश्चन पूछेगा संविधान का परिचय पत्र प्रस्तावना को किसने कहा था? तो एन.ए. पालकीवाला ने कहा था। इसके अलावा क्वेश्चन पूछे संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को कहा जाता है। प्रस्तावना के मूल तत्वों के बारे में जानते हैं। प्रस्तावना के कुल कितने मूल तत्व हैं दोस्तों? 4 मूल तत्व हैं। हम अभी देख चुके हैं ना प्रस्तावना को। अब इसी से फैक्ट बना हुआ है, आप सब इसको आंसर बता सकते हैं और याद भी रख सकते हैं। क्या है? संविधान के अधिकार का स्रोत, यानी कि संविधान को जो इतनी सारी अधिकार दिया गया है, ये सब अधिकार का स्रोत कहां से दिया गया है? तो भारत के लोगों से दिया गया है। यानी कि ये सब का जो स्रोत दिया गया भारत के लोग के द्वारा ये प्राप्त हुआ है। आपको पता होगा एक अमेरिकी राष्ट्रपति हुए थे, कौन? अब्राहम लिंकन। कौन हुए थे दोस्तों? अब्राहम लिंकन। ये लोकतंत्र की बहुत अच्छे परिभाषा दिए थे कि जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता पर शासन। बताए थे ना? तो जनता के लिए, यानी कि जो भी शासन, ये जो लोकतंत्र क्या है कि जनता के लिए है और जनता के द्वारा ये शासन व्यवस्था चलाया जाएगा, है ना। जनता के लिए, जनता के द्वारा किस पर चलाया जाएगा? जनता पर चलाया जाएगा, है ना। तो वही यहाँ है कि भारत के संविधान का जो अधिकार दिया गया इतना सारा, ये किसके द्वारा दिया गया? भारत के लोगों के द्वारा। भारत की प्रकृति कैसा है, भारत की नेचर क्या है, ये प्रस्तावना बताता है कि भारत एक ऐसा देश है, संप्रभु देश है। संप्रभु देश कहने का मतलब हुआ दोस्तों कि हमारे जो आंतरिक या बाह्य मामला कुछ भी हो निर्णय लेने के लिए, वो हमारे देश के जो भी प्रतिनिधि होंगे वो ये फैसला लेने के लिए क्या होंगे? स्वच्छंद होंगे। उस पर कोई भी विदेशी ताकत अपना प्रभाव नहीं जमा सकता है ना। तो भारत की ये नेचर है कि भारत एक ऐसा देश है, संप्रभु देश है, समाजवादी देश है, पंथ निरपेक्ष देश है, लोकतांत्रिक देश है और गणतंत्र राज्य व्यवस्था वाला देश है। ये भारत की प्रकृति कैसी है तो आपको पता चल गया। अगला, संविधान की जो उद्देश्य क्या है, ये उद्देश्य प्रस्तावना क्या क्या बताता है कि संविधान का उद्देश्य है कि न्याय मिले। प्रस्तावना में कितने तरह की न्याय की बात की गई दोस्तों? 3 तरह की न्याय की व्यवस्था की। फिर कहता है कि स्वतंत्रता मिले। स्वतंत्रता कितने तरह की? तो 5 तरह की स्वतंत्रता की बात की गई। फिर क्या कहा गया कि क्षमता मिले। क्षमता कितने तरह की? तो 2 तरह की बात किया गया है ना। न्याय की बात करें कौन कौन? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 5 में विचार अभिव्यक्ति है ना, विचार है, अभिव्यक्ति है, विश्वास है, धर्म है और उपासना है। अब 2 में है, 2 को क्या है? समता है। समता कौन कौन है? प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता है। ठीक है। ये इसका संविधान का मूल उद्देश्य है। अगला है दोस्तों संविधान
संविधान अंगीकरण की तिथि कब दिया गया है? 26 नवंबर 1949 को संविधान के अंगीकरण की तिथि दिया गया है। प्रस्तावना संविधान का आरंभिक अंग होते हुए भी कानूनी तौर पर उसका भाग नहीं मानी जाती। ये शुरुआती दौर में कहा गया था, लेकिन बाद में माना गया। आगे देखेंगे। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का स्रोत क्या है? भारत के लोग। ये बता दिए हैं, ठीक है। प्रस्तावना में लिखित शब्द क्या क्या है दोस्तों? हम भारत के लोग। इस संविधान को क्या करता है? अंगीकृत करता है, अधिनियमित करता है और आत्मापित। ये सब बताती हैं कि अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मापित कौन करते हैं? हम भारत के लोग करते हैं। भारतीय लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता को दर्शाता है। तो बता ही दिए कि हमारा देश की प्रकृति, संविधान की प्रकृति कैसा है? संप्रभु है, ठीक है। और सबसे जो सर्वोच्च है भारतीय लोग हैं, ठीक है। अब भारतीय लोग ने ताकत किसको दे रखा है? तो संविधान को दे रखा है। प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता है। यानी न्यायालय में प्रवर्तित नहीं करने का मतलब हुआ कि ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति संविधान के अवहेलना करने पर या फिर संविधान के अनुसार न्यायालय में जाके ये कहे कि देखिए हमें जो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की है वो हमें नहीं मिल पा रहा है, तो इसके हवाला देते हुए हम न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। न्यायालय इस पर कोई भी बात नहीं करने के लिए रेडी रहेगा। न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। जबकि आगे हम चर्चा करेंगे फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार के बारे में। मौलिक अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ था कि संविधान से संबंधित, प्रस्तावना से संबंधित कई विवाद हुए थे। आइए डायरेक्ट पहले मैं उस विवाद पर ही लेकर चलता हूँ आपको, ठीक है। एक साथ कई विवाद हैं, उसको बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद हम फिर जो छूटा था उसको देखेंगे। तो विवाद क्या क्या है? प्रस्तावना की स्थिति या संवैधानिक हिस्सा है या नहीं, इसके लिए ये 3 केस हुआ था, 3 मामला आया और अब सुप्रीम कोर्ट ने कई तरह के अपने मामले को पलटा भी और क्या क्या फैसला दिए, ये देखते हैं। एक केस हुआ बेरुबारी मामला, जो 1960 में है। क्वेश्चन पूछेगा बेरुबारी मामला कब आया था? 1960 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के दिमाग की क्या है? पूंजी है, लेकिन यह संविधान का हिस्सा नहीं है और इसलिए इसे अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन पूछेगा कि किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है बल्कि ये संविधान निर्माताओं के दिमाग की कुंजी है? तो हो जाएगा बेरुबारी मामला 1960 में। लेकिन जब केशवानंद भारती मामला आया 1973 ईस्वी में, तब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को पलट दिया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और इसे संशोधित भी किया जा सकता है, लेकिन संविधान की मूल संरचना यानी कि मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं किया जा सकता है। यानी कि यहाँ से केशवानंद भारती मामले से 2-3 फैक्ट बनता है। पहला बनता है दोस्तों, केशवानंद भारती मामला कब आया? 1973 ईस्वी में। इसमें प्रस्तावना के लिए अपने फैसले को पलटा और कहा कि यह संविधान का हिस्सा है और एक नए टर्म दिया जिसका नाम है मूल संरचना। बहुत इंपॉर्टेंट, यानी बेसिक स्ट्रक्चर या फिर मूल ढांचा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में बेसिक स्ट्रक्चर की बात कही थी? तो केशवानंद भारती मामले में कहे थे। और इसी में प्रस्तावना के लिए जो बेरुबारी मामले में कहा था कि संविधान के जो प्रस्तावना है वह हिस्सा नहीं है संविधान का, लेकिन 1973 में कहा कि हिस्सा है, लेकिन संशोधन भी किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचा में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। इसके बाद फिर एक मामला आया एस.आर. बोमई मामला 1994। इसमें कोर्ट ने दोहराया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है और धर्मनिरपेक्षता संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है, ठीक है। इस पर कई विवाद आया था कि धर्मनिरपेक्षता ये जो जोड़ा गया है 1942 संविधान संशोधन के तहत 1976 में, ये उचित नहीं है। तो ये एक मामला आया एस.आर. बोमई मामले, इसमें कहा कि ये उचित भी है, ठीक है, अभिन्न है और संविधान का मूल ढांचा भी है, इससे मूल ढांचा में कोई परिवर्तन नहीं है। आगे दिखाया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के शब्द कौन कौन थे आपको बताए थे? एक ही बार संशोधन हुआ, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। आपातकाल के दौरान समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए, जिस पर विवाद है कि क्या ये शब्द मूल संविधान के खिलाफ है। डॉक्टर अम्बेडकर जैसे कुछ लोग ने इन शब्दों को जोड़ने के पक्षधर नहीं थे। हालांकि हाल ही में इन्हें हटाने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर किया और कहा कि ये सब संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है और इतने सालों बाद इन्हें चुनौती देना उचित नहीं है। यानी कि कुछ लोग कहें कि ये मूल ढांचे के खिलाफ ये जो 3 से जोड़ा गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस मामले को क्या कर दिया? खारिज कर दिया, ठीक है। अर्थात संसद की संशोधन की शक्ति अनुच्छेद 368 में के तहत बोला गया कि प्रस्तावना में संशोधन कर सकता है ना। वही केशवानंद भारती मामले के बाद संसद को प्रस्तावना में संशोधन का अधिकार मिला है, लेकिन मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता है। मिला आपका 73 में और 76 में क्या कर दिया गया? संशोधन भी कर दिया गया। आइए देखिए, जो छूट गया था, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट तो नहीं छूटा है, ठीक है। अच्छा, ये जो दिया गया था दोस्तों कि प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं किया जा सकता, यह निर्णय कब दिया गया था? 1957 में यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल मामले में घोषित किया गया था, ठीक है। 1957 में यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल मामला आया था। उसी में कहा था कि ये जो प्रस्तावना है ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ठीक है। अर्थात इसका अर्थ भी बताया गया है कि अर्थात यदि सरकार या कोई नागरिक प्रस्तावना की अवहेलना करता है तो उसकी रक्षा के लिए अदालत की सहायता नहीं ली जा सकती है ना। अदालत अवहेलना करने के बाद आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ये बता ही दिए, बेरुबारी मामला 1960 में आया था, है ना। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, इसलिए विधायिका का प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकता। कब कहा था? 1960 में। लेकिन परंतु सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद 1973 में यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए विधायिका उसमें संशोधन कर सकती है, ठीक है। केशवानंद भारती बाद सर्वोच्च न्यायालय मूल ढांचा का सिद्धांत दिया था, ये भी आपको बता दिए हैं, ठीक है। इस प्रकार ये लेक्चर आपका यहीं पे समाप्त होती है। दोस्तों, अगर ये लेक्चर लगातार आपको पसंद आती है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल जीके हब बाय रामविलास सर को क्या कर सकते हैं? ये सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें और प्यारे प्यारे से कमेंट भी करें, ताकि मैं वीडियो लगातार आप
आप लोगों के बीच ये संविधान का जो लेक्चर है ये पूरा कर सकूं और इसके अलावा दूसरे सब्जेक्ट की ओर भी मैं अग्रसर हो सकूं। जय हिंद, जय भारत।